हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो तक हमने जो है 40 ऑब्जेक्टिव जो है डिस्कस किए थे। जो जेके एसएसबी जूनियर फार्मासिस्ट का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्टिव नंबर 41 है उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, यानी उसके आगे के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। सो ऑब्जेक्टिव नंबर और क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है प्रिपेयर 900 ml ऑफ 40% अल्कोहल फ्रॉम 90% अल्कोहल। ठीक है, और ऑप्शंस क्या दिए गए हैं 13 ml, 379 ml, 249 ml एंड 400 ml। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ 400 ml। ओके, जो करेक्ट आंसर है इसका। सो अब अगर हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश करें या इसको हम कैसे सॉल्व करें। फर्स्टली इसमें हमें दो स्टेप्स है, ठीक है। और पहले स्टेप में हमें क्या करना है, कैलकुलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल। और सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल नीडेड। ठीक है, सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल, यानी प्योर अल्कोहल की कितनी रिक्वायर्ड अमाउंट हमें ज़रूरत है। ठीक है, सो द फाइनल सोल्यूशन नीड्स टू बी 900 ml ऑफ 40%। जो हमने क्वेश्चन में भी देखा कि हमें क्या करना है, 900 ml ऑफ 40% अल्कोहल जो है प्रिपेयर करना है। सो द अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल रिक्वायर्ड is calculated by multiplying the total volume by final concentration। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल जो है इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई फाइनल कंसनट्रेशन। सो टोटल वॉल्यूम हमारा बनता है 900 ml एंड फाइनल कंसनट्रेशन जो है दैट इज 40%, दैट इज 0.40। सो वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल इज इक्वल टू 360 ml। ठीक है, इस तरीके से जो है हमने कैलकुलेट किया रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्योर अल्कोहल दैट इज 360 ml। अब हम क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे द वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल नीडेड। इसमें हम क्या करेंगे, द रिक्वायर्ड 360 ml ऑफ प्योर अल्कोहल मस्ट कम्स फ्रॉम द 90% अल्कोहल सोल्यूशन। टू फाइंड the volume of 90% of solution needed, divide the required volume of pure alcohol by concentration of the source solution। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल डिवाइडेड बाय सोर्स कंसंट्रेशन। सो वॉल्यूम ऑफ प्योर अल्कोहल इज इक्वल टू 360 ml एंड द सोर्स कंसंट्रेशन इज ओके 0.90। ठीक है, 90%। सो वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 0.90। ठीक है, सो दैट विल बी द 400। ठीक है, सो द वॉल्यूम ऑफ 90% अल्कोहल नीडेड इज 400 ml। ठीक है, जो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा हमारा दैट इज 400 ml। आई होप यू गॉट दिस। अब इसके बाद जो है हमें पूछा गया है द इंग्लिश मीनिंग ऑफ सुपोजिटोरियम इज। ठीक है, सुपोजिटोरियम की इंग्लिश मीनिंग क्या है। सुपोजिटोरियम जो है ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब होता है सपोजिटरी, सपोजिटरी। ठीक है, सर्फेक्टेंट सॉल्यूशन सोप जो है ये इररिलेवेंट ऑप्शन है और रॉन्ग ऑप्शन है। सो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सपोजिटरी, सपोजिटोरियम। ठीक है, a suppository is a solid dosage form that is inserted into the body cavity other than mouth। ठीक है, माउथ के बगैर, सच एज रेक्टम, वजाइना, यूरिथ्रा। जो चीज़ें हम, जो डोजेज फॉर्म हम रेक्टम, वजाइना या यूरिथ्रा में डालेंगे उसको हम कहेंगे सुपोजिटरी। ठीक है, जो एक सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है। वायर इट डिजॉल्व्स और मेल्ट्स एंड रिलीजेस। ठीक है, वायर इट डिवाइड्स और मेल्ट्स एंड रिलीजेस मेडिकेशंस। द टर्म suppositorium is the Latin term of suppository। नेक्स्ट MCQ जो है हमें इसमें जो पूछा गया है दैट इज फीवर इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ डैश इन आवर बॉडी। ठीक है, फीवर किस चीज़ की वजह से कॉज होता है, हमारी बॉडी में क्या ऐसी चीज़ निकलती है जिसकी वजह से जो है फीवर कॉज होता है। सो एंडोरफिन, साइटोकाइनस, सीबम जो है ये रॉन्ग आंसर्स है। इसका करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा पायरोजेंस। ठीक है, पायरोजेंस जो है वो हमारी बॉडी में निकलते हैं जिसकी वजह से फीवर कॉज होता है। अदर ऑप्शन जो इसमें दिए गए हैं दैट इज एंडोरफिन, साइटोकाइन या सीबम। एंडोरफिन जो है दे एक्ट एज नेचुरल पेन एंड स्ट्रेस रिलीवर्स। साइटोकाइन जो है दे हेल्प इन द रेगुलेटिंग इम्यूनिटी एंड इन्फ्लेमेशन। sebum helps in in the lubrication of skin and hair, so helps lubricate the skin and hair। okay, सो अब हमारा क्वेश्चन नंबर या MCQ नंबर 44 इसमें पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है डैश इज यूज्ड फॉर बायोप्सी सैंपल और फ्रॉम सर्वेक्स। सो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं
ठीक है। लेंडनस रिट्रैक्टर, बोनी सीजर्स, वाजाइनल क्लैंप, पंच बायोप्सी फोर्सेप्स। सो इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज़ पंच बायोप्सी फोर्सेप्स, जो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, पंच बायोप्सी फोर्सेप्स जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। पंच बायोप्सी फोर्सेप्स जो है, पंच बायोप्सी फोर्सेप्स आर स्पेसिफिकली डिजाइन्ड टू ऑब्टेन टिश्यू सैंपल या बायोप्सी फ्रॉम द सर्विक्स फॉर एग्जामिनेशन। ठीक है, अदर इंस्ट्रूमेंट्स आर लिस्टेड, जो इसमें लिस्टेड है वो डिफरेंट पर्पसेस इन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स में यूज़ होते हैं। लेंडनस रिट्रैक्टर जो है वो यूज़ होता है होल्ड बैक टिश्यू। ठीक है, बोनी सीजर जो है दैट इज़ यूज्ड फॉर कटिंग टिश्यूज़। वाजाइनल क्लैंप जो है उनको यूज़ किया जाता है टू ग्रैस्प और क्लैंप टिश्यूज़। ठीक है, अब हमें इसमें नेक्स्ट एमसीक्यू जो पूछा गया है दैट इज़ डैश इज़ एन एग्जांपल ऑफ ऑडिटरी एड इन हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, ऑडिटरी एड जो है इन हेल्थ एजुकेशन, उसकी एग्जांपल कौन सी है इनमें से? फर्स्ट इज टेप रिकॉर्डर, सिनेमा, मॉडल्स एंड रोल प्ले। रोल प्ले तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, मॉडल्स भी नहीं आएंगे, सिनेमा भी नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर जो इसका रहेगा दैट इज ऑप्शन ए, टेप रिकॉर्डर। सो एन auditory aid is a teaching tool that relies primarily on sounds to convey information। ये इसकी एक्सप्लेनेशन रहेगी और इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ओके, जिसमें पूछा गया है डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर बिफोर सर्जरी। ठीक है, बिफोर सर्जरी यहाँ पे यूज़ हुआ है नर्सिंग केयर। ओके, नर्सिंग केयर बिफोर सर्जरी। सो हमारा आंसर जो है दैट विल बी प्री ऑपरेटिव केयर। ओके, ठीक है, तीन चीज़ें होती है, प्री ऑपरेटिव केयर, इंट्रा ऑपरेटिव केयर एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। ठीक है, प्री मीनस पहले, इंट्रा मीनस ड्यूरिंग एंड पोस्ट मीनस बाद में, आफ्टर यानी आफ्टर सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 पूछा गया है, दे आर सॉलिड मासेस ऑल्सो कॉल्ड ऑरिनेरिया इंटेंडेड फॉर इंसर्शन इनटू द ईयर, दैट इज। ठीक है, सॉलिड मासेस होते हैं जिनको ऑरिनेरिया भी कहा जाता है, और ये ख़ास तौर पर कान में जो है इंसर्ट किए जाते हैं। ये क्या है? ठीक है, सो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज़ एयर कून्स। ठीक है, ग्लाइसरो ग्लाइटिन कून्स जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, रॉन्ग आंसर है। से एयर ड्रॉप्स या एरिसोल स्प्रेज ये भी रॉन्ग है। सो करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ एयर कून्स। यहाँ पर हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एयर कून्स जो होते हैं, ठीक है, एयर कून्स जो होते हैं और ऑल्सो नोन एज ऑरिना। ठीक है, ये सॉलिड कून शेप्ड मासेस होते हैं इंटेंडेड फॉर द इंसर्शन इनटू एयर कैनाल टू डिलीवर मेडिकेशंस और ट्रीट एयर रिलेटेड इश्यूज। दे आर टिपिकली मेड फ्रॉम बेस लाइक थियोब्रोमा ऑयल और ग्लाइसरोग्लाइटिन। ठीक है, अब इसमें जो ऑप्शन है अक्सर जो यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन होता है दैट वाई ग्लाइसरोग्लाइटिन इज़ नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट हेयर कम्स द एक्सप्लेनेशन दैट जो ग्लाइसरोग्लाइटिन कून होते हैं ये इनकरेक्ट है बिकॉज it is a specific type of air cone, while the question asks for general term for solid mass intended for insertion into the air which is air cone। ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे, या ऑरिनेरिया जिसे ऑरिनेरिया भी कहा जाता है। सो द क्वेश्चन रिक्वायर्स द जनरल क्लासिफिकेशन नॉट ए स्पेसिफिक बेस कंपोजिशन। होप यू गॉट दिस क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 48, जिसमें पूछा गया है okay, which of the following instrument is used to compact or wedge a bone into place। ठीक है, so option A bone tamp, cannula, bone trocar, bone file। the answer is bone tamp। कैन्यूला ट्रोका बून ट्रोकार या बून फाइल जो है ये इनकरेक्ट है। सो हमारा करेक्ट आंसर जो इसमें रहेगा दैट इज़ बून टैप। ठीक है, सो बून टैप जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आप इसका जो ये है हमारा बून टैप। ठीक है, इसका जो आप स्ट्रक्चर यहाँ पर देख सकते हो,
और सेकंड जो बाकी ऑप्शन इसमें दिए गए हैं बून फाइल जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, ठीक है, एंड ये है बून ट्रोकार जो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगा जो कैन्यूला होता है, ठीक है, कैन्यूला या बून ट्रोकार या बून फाइल है, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं। कैन्यूला जो है ये ट्यूब होता है दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी, ऑफन डिलीवर्स और रिमूव्स फ्लूइड, ठीक है, और टू इंसर्ट अ ट्रोकार। बून ट्रोकार क्या होता है? ए शार्प पॉइंटेड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड with a cannula to puncture a body cavity or bone to allow the introduction of other instruments or fluids, ठीक है। अब बून फाइल क्या होता है? ये भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, resembling a file used for smoothing rough edges of bone। और जो bone temp है is indeed the correct instrument for compacting or wedging bone into place, typically during procedures like bone grafting, ठीक है। सो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दैट इज व्हाट काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल चेंज टू बी डन व्हेन एल्डरली पेशेंट रिटर्न होम आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं नॉन हैंडल्ड शॉवर हेड, डिम लाइट, सरफेस सॉफ्ट सरफेस इन द टब, रेज टॉयलेट सीट्स, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज रेज्ड टॉयलेट सीट्स। रेस्ट जो इसमें ऑप्शन है दैट इज नॉन हैंडल्ड शॉवर हेड, ये इनकरेक्ट है, डिम लाइट इनकरेक्ट है, सॉफ्ट सरफेस इन द टब ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें जो when an elderly patient returns home after hospitalization, environmental changes are often necessary to ensure the safety and prevent falls. So इसलिए हम क्या करते हैं, raised toilet seats is a crucial modification as it reduces the distance of the patient needs to lower and raise themselves, which is beneficial for those with limited mobility, balance issues or joint problems, ठीक है। This is a common and effective intervention in fall prevention and home modification for the elderly, ठीक है। Now let's move towards the next question, that is question number 50 जिसमें पूछा गया है okay wait a second, revenue is generally recognized at the point of sale, which concept is applied in this case? सो इसमें जो आंसर रहेगा दैट इज रेवेन्यू रियलाइजेशन, मैचिंग, गोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट में हमें जो आंसर रहेगा दैट इज रेवेन्यू रियलाइजेशन। हियर इज द एक्सप्लेनेशन, ओके। उसके बाद जो इसमें हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, दिस डोजेज फॉर्म is introduced in the body cavities, that is, ठीक है। सो कौन सी डोजेज फॉर्म जो है इंट्रोड्यूस की जाती है इनटू द बॉडी, और जो ऑप्शंस हमें दिए गए हैं दैट इज क्रीम, ऑप्शन ए, ठीक है, एंड ऑप्शन बी ऑइंटमेंट्स, ऑप्शन सी सपोजिटरीज एंड ऑप्शन डी लोशंस। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा दैट इज सपोजिटरीज। देखिए ये सारी जो है डोजेज फॉर्म्स है, क्रीम जो है डोजेज फॉर्म है, ऑइंटमेंट भी डोजेज फॉर्म है, सपोजिटरी या लोशन सब जो है डोजेज फॉर्म है, लेकिन बॉडी कैविटीज़ के अंदर जो है हम वो देते हैं उसको कहते हैं सपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर सी सपोजिटरीज मैंने अभी भी कहा सपोजिटरीज आर द सॉलिड डोजेज फॉर्म्स डिजाइन्ड टू बी इंसर्टेड इनटू द बॉडी कैविटीज सच एज रेक्टम, वाजाइना, यूरेथ्रा व्हेयर दे डिसॉल्व और मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर टू रिलीज मेडिकेशंस, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, डी जो है वो इनकरेक्ट है एंड नॉट रिलेवेंट टू द बॉडी कैविटीज़। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इसमें आपको थोड़ा जो है एडअप करना चाहता हूँ। हम जो भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती है उनकी डिफरेंट डोजेज फार्म्स होती है, जैसे सपोजिटरी, टैबलेट, कैप्सूल, ऑइंटमेंट्स, पैचेस, सैचेट्स, इंजेक्शंस, इनहेलर्स एंड लिक्विड सिरप्स, दीज ऑल आर meant to be various dosage forms जिनके थ्रू हम जो मेडिसिन है उनको देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड भी जो है आपको डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो इनको भी अब इन डिटेल अच्छे से पढ़िएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज इन विच टाइप ऑफ इंजरी लॉग रोल टेक्निक इज़ यूज टू टर्न द पेशेंट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट एड से पूछा गया है, जिसमें आपसे पूछा गया है लॉग रोल टेक्निक जो है किस टाइप ऑफ इंजरी में हम यूज़ करते हैं टू टर्न द पेशेंट। फर्स्ट इज एब्डोमिनल इंजरी, रिब इंजरी, एल्बो इंजरी, स्पाइनल इंजरी। सो हमारा करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज स्पाइनल इंजरी। रेस्ट जो है वो इररिलेवेंट है विद इन टर्म्स ऑफ द लॉग रोल टेक्निक व्हाइल वी टर्न द पेशेंट। ठीक है, यहाँ पे हम देखें, ये मैंने अभी भी आपको कहा कि ये फर्स्ट एड टेक्निक में हम यूज़ करते हैं लॉग रोल टेक्निक। लॉग रोल टेक्निक में हम क्या करते हैं, कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कम से कम चार लोगों की जो है हेल्प चाहिए हमें। एक बंदा जो है वो हेड को हेल्प करेगा एंड बाकी तीन जो है वो पेशेंट को पकड़ेंगे एक लॉग की तरफ। ठीक है, ये समझिए एक लॉग है और यहाँ से हम बेड को इंसर्ट करेंगे, पेशेंट को अपनी तरफ जो है पुश करेंगे। उसके बाद जो है इसको जो है हम इसके नीचे इंसर्ट कर पेशेंट के नीचे इंसर्ट करेंगे, उसके बाद पेशेंट को इस पे ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा इंग्लिश में अगर हम देखें, सो द लॉग रोल टेक्निक इज़ ए मेथड टू मूव समवन, ठीक है, एस्पेशली विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी एज ए सिंगल स्ट्रेट यूनिट लाइक ए लॉग टू मेंटेन स्पाइनल अलाइनमेंट एंड प्रिवेंट डैमेज। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें आया है दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 53, हेल HALE is based on, ठीक है, health adjusted life is based on health adjusted HALE HALE health adjusted life expectancy is based on option A life expectancy when sick, life expectancy at puberty, life expectancy at birth, life expectancy at old age। जो sick, puberty या old age है irrelevant और wrong answers है एंड करेक्ट आंसर जो है दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर HALE इज बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ डैश। ये जो है विटामिन डिफिशिएंसी से रिलेटेड है, वेरियस कॉजेज जो होते हैं ड्यू टू विटामिन डिफिशिएंसीज। सो रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जो कि बहुत ही ईजी है। सो अगर हम विटामिन ए देखें, विटामिन ए इज रिलेटेड टू द नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन सी स्कर्वे, विटामिन के क्लॉटिंग डिसऑर्डर। सो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी जो है गलत है, हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो करेक्ट आंसर जो इसमें ऑप्शन डी रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको इसमें एडअप करना चाहता हूँ। अगर आप इसमें अच्छे से देखें, जो विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं उनमें मोस्टली विटामिन बी डिफिशिएंसीज जो है, या विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, इन डिफिशिएंसीज से क्या क्या होता है। अगर हम विटामिन ए की बात करें तो नाइट ब्लाइंडनेस, बी की बात करें तो सो बेरी मोस्टली, ठीक है, एंड विटामिन सी से स्कर्वे, एंड विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन सी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू द विटामिन बी, एंड विटामिन सी से जो है स्कर्वी होता है, विटामिन डी से रिकेट्स या ऑस्टोमेलेशिया, ठीक है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, एंड विटामिन के से ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंड विटामिन ई इज़ अनकॉमन, ठीक है, हीमोलिटिक एनीमिया इन न्यूबॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे आप पर्टिकुलरली इन विटामिन के बारे में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर क्वेश्चन नंबर 55, प्लेटलेट्स आर आल्सो कॉल्ड, प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। लिम्फोसाइट्स द टाइप ऑफ WBC, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, एरिथ्रोसाइट्स RBC, ल्यूकोसाइट्स WBC। ठीक है, बहुत ही ईजी है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा होल ब्लड है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स एंड एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स को हम RBCs भी कहते हैं, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स एंड ल्यूकोसाइट्स जिनको हम WBCs भी कहते हैं, जिसमें फिर ग्रैन्युलोसाइट्स आते हैं, एग्रेन्युलोसाइट्स आते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स यानी पॉजेसिंग ग्रैन्युलस, सो न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल एंड बेजोफिल
एग्रेनुलोसाइट्स में फिर लिम्फोसाइट्स आते हैं, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट एंड नेचुरल किलिंग सेल्स एंड मोनोसाइट्स आते हैं। ठीक है, ये एनाटमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है डैश इज द लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन। सो हमारा जो लार्जेस्ट लिम्फ ऑर्गन है दैट इज स्प्लीन। ओके, स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर। टॉन्सिल, लिम्फ नोड और थाइमस आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 57 जो है पूछा गया है दैट इज विच टाइप ऑफ बैंडेज इज यूज्ड फॉर शोल्डर इंजरी। ट्यूबुलर bandages, adhesive bandages, roller bandages, triangular bandages। सो टाइप ऑफ बैंडेज जो है शोल्डर इंजरी में जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ ट्राइएंगुलर बैंडेज, जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट एड। आप फर्स्ट एड अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ पर हम ये सब जो है पढ़ते हैं हम उसमें। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपके लिए ये रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे रखा है जो हम यूज़ करते हैं इन फर्स्ट एड। इनके यूजेस क्या है और कब कब ये यूज़ होता है वो आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको हेल्प करेगा वो ये अच्छे से समझने में। और मे भी अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव आता है तो आप इसका आंसर जो है अच्छे से दे पाओगे। यहाँ पर अगर हम देखें जो ट्यूबुलर बैंडेज या एडिसिव बैंडेज, रोलर बैंडेज, ट्राइंगुलर बैंडेज जो है इनके यूजेस वगैरह अच्छे से दिए गए हैं। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, इसमें पूछा गया है विच काइंड ऑफ टेक्निक इज यूज्ड टू ओपन द एयरवे फॉर सस्पेक्टेड सर्विकल इंजरी। ठीक है, सस्पेक्टेड सर्विकल इंजरी। सो आंसर विल बी द जॉ थर्स्ट। ठीक है, एब्डोमिनल थर्स्ट नहीं कर सकते, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट नहीं कर सकते, चेस्ट थर्स्ट नहीं कर सकते। ठीक है, करेक्ट आंसर रहेगा जॉ थर्स्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं द जॉ थर्स्ट मैन्यूअर इज यूज्ड टू ओपन द एयरवे फॉर द पेशेंट विद सस्पेक्टेड सर्विकल स्पाइन इंजरी बिकॉज इट मिनिमाइजेज नेक मूवमेंट एंड अनलाइक head tilt chin lift maneuver which is contraindicated in such cases. The chest thrust and abdominal thrust are techniques used to clear an airway obstruction, ठीक है, choking, not for general airway opening। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें हमें पूछा गया दैट इज क्वेश्चन नंबर 59। डायरेक्ट मेलिंग इज डैश इन हेल्थ एजुकेशन। सो इसका आंसर जो रहेगा दैट इज मास अप्रोच। ठीक है, ग्रुप अप्रोच नहीं रहेगा, डायरेक्ट अप्रोच नहीं रहेगा, इंडिविजुअल अप्रोच नहीं रहेगा। सो मास अप्रोच, ठीक है, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। यहाँ पे आप इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, मास अप्रोच कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सिकल फ्रैक्चर। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सिकल फ्रैक्चर का साइन है? ब्राइट थिक बुलेट फ्रॉम माउथ, रॉन्ग आंसर। हाई टेम्परेचर, फ्लशड फेस, इंक्रीज्ड पेन एंड कफ। सो राइट आंसर जो रहेगा दैट इज ब्रूजिंग अराउंड वन और बोथ आईज। ठीक है, विच इज अ साइन ऑफ सिकल फ्रैक्चर। सिकल फ्रैक्चर, ब्रूजिंग अराउंड वन और बोथ आइज। ठीक है, यहाँ पर तक जो है हमने O20 MCQs को जो है डिस्कस किया है थ्रू एक्सप्लेनेशन अप्रोच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।